हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज की 21वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 20 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने अभी तक प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को कवर किया है और ये प्राचीन कालीन भारत की आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। आज की वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ राजवंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश। तो इसमें से कुछ राजवंश इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक राजपूत राजवंशों के बारे में। तो राजपूत राजवंशों में जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजपूत राजवंश जो है लगभग यूपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास फैला हुआ था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तो राष्ट्रकूट के सम्राट थे गोविंद तृतीय, जिसने नागभट्ट द्वितीय को हराया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे। प्रतिहार वंश के जो सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुए उनका नाम था मिहिर भोज। ये इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वंश के राजा थे? तो आंसर रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यह विष्णु भक्त थे और उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश के जो अंतिम राजा हुए उनका नाम था यशपाल। और कब हुए थे ये? 1036 ईस्वी में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उत्तर प्रदेश में फैला वंश था, जिसके संस्थापक रहे थे नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश ये लगभग 730 ईस्वी से लेकर 1036 ईस्वी में, या फिर मान सकते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। और मिहिर भोज इनके एक प्रमुख शासक थे। अब दोस्तों पढ़ते हैं गहडवाल राठौड़ राजवंश के बारे में। गहडवाल वंश के संस्थापक रहे चंद्रदेव। कौन रहे? चंद्रदेव। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस वंश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो है उनका नाम था गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर, क्या नाम था? लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो लक्ष्मीधर किसके शासनकाल में थे? गोविंद चंद्र के। और किस वंश में? राठौड़ राजवंश में। गोविंद चंद्र की एक रानी हुई थी जिसका नाम था कुमारी देवी। कुमारी देवी उसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा। उसने राठौड़ राजवंश के राजा थे जयचंद्र, उसकी पुत्री संयोगिता को अपहरण करके उनके साथ शादी की थी। इस वंश के जो अंतिम शासक रहे थे वो थे जयचंद, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला था। तो चंदावर युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों पढ़ते चहमान वंश यानी चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश के ही प्रमुख राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो उनका नाम था वासुदेव। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। और चौहान वंश कब शुरू हुआ था? ये 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक ये रहा था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्र। बाद में अजय राजद्वितीय ने, किसने? अजय राजद्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुए, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो शक्तिशाली शासक हुए चौहान वंश के। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। कौन? सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा इंपोर्टेंट। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक विद्यालय था जिसको बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश के अंतिम शासक थे। चंद्रबरदाई इंपोर्टेंट है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। ये काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रबरदाई किस राजा के राजकवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। और इसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा था। रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। और आगे दो प्रमुख युद्ध यहाँ पर बताए गए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी की हार हुई। तो तराइन में दो युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें गौरी की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चौहान वंश के बाद हम पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। परमार वंश के संस्थापक रहे थे उपेंद्र राज। क्या नाम था? उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक थे। इसने अपनी राजधानी बनाई थी धारा नगरी और प्राचीन राजधानी इसकी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुए थे राजा भोज के बारे में आपने कई बार नाटकों में देखा होगा। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। तो भोजपुर नामक झील किसने बनवाई थी? राजा भोज ने। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे जो कि परमार वंश के शासनकाल में हुए। तो ये राजा भोज के समय पर प्रमुख लेखक यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखते हैं राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। किस किस पर? चिकित्सा यानी मेडिकल पर, गणित यानी मैथ पर और व्याकरण यानी कि ग्रामर पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोगों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखते हैं नवशासा चरित्र के रचयिता कौन थे? पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता थे धनंजय। इसके अलावा धनिक, हलायुध, अमित गति जैसे विद्वान जो है वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। तो वाक्यपति मुंज भी एक परमार वंश के राजा रहे हैं। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक थे राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। किस मंदिर में? सरस्वती मंदिर में। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नामक नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? राजा भोज ने। तो राजा भोज ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई ग्रंथों का निर्माण कराया और कुछ विद्यालयों का निर्माण कराया जिनके जिक्र यहाँ पर, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि राजा भोज किस वंश से बिलोंग करते थे? तो परमार वंश उसका आंसर रहेगा। परमार वंश के बाद जो है तोमर वंशकों का उदय हुआ और उसके बाद चाहमान वंश का उदय हुआ और अंत में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये दो वंश आए थे परमार वंश के बाद जो कि राजपूत राजवंशों में से एक है। अब दोस्तों देखते हैं चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश के शासक थे नन्नुक। क्या नाम था? नन्नुक। कब हुए थे? 831 ईस्वी में। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। तो चंदेल वंश के सबसे स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी जिसको खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। तो यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसके राजा, वहां के राजा देवपाल को हराया और वहां से
वहां से एक विष्णु की प्रतिमा ली और खजुराहो के विष्णु मंदिर में उसको स्थापित किया। नेक्स्ट आया, दंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण दंग देव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। दंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक थे विद्याधर, कन्नौज के प्रतिहार शासक थे, राज्यपाल थे, जिसकी हत्या उन्होंने कर दी थी क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस तरह भी पहले होता था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, यानी विद्याधर ने ही महमूद गजनवी का डटकर सामना किया था। चंदेल शासक थे कीर्तिवर्मन, जिसकी राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का भी निर्माण कराया था। कौन सा सागर था? कीर्ति सागर। इसका निर्माण किसने कराया था? कीर्तिवर्मन ने, जो कि चंदेल वंश के एक शासक थे। आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश के अंतिम शासक रहे थे परमर्दी देव। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी थी। तो चंदेल वंश के जो अंतिम शासक हुए थे परमर्दी देव, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन पर हमला किया तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया और उनकी अधीनता स्वीकार की। इससे नाराज होकर अजय देव, जो कि उनके मंत्री थे, उन परमर्दी देव की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आ जाता है सोलंकी वंश, जिसको गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा जाता है। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय पर सोलंकी शासक कौन थे? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। माउंट आबू पर्वत जिसको बोला जाता है, उस पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट जो हुए थे, उनका नाम था जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। तो एक जैन विद्वान थे हेमचंद्र, जिनका नाम था, वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी के राजाओं ने करवाया था। तो मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है, उनका निर्माण किसने कराया था? सोलंकी राजाओं ने। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जो है वो जैन के मतानुयायी थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुए थे भीम द्वितीय। उसके बाद देखते हैं भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश के कर्ण द्वितीय का गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो बघेल वंश भी कहां पर था? गुजरात में था। भीम द्वितीय के शासनकाल में उनकी स्थापना हुई थी। और बघेल वंश के एक राजा थे कर्ण द्वितीय, जो अंतिम हिंदू शासक जिसको गुजरात का बोला जाता है, उसने अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना किया था। अब देख लेते हैं कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में। कलचुरी वंश के संस्थापक रहे थे कोकल। इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक हुए थे, जिनका नाम था गंगव देव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पहले प्रथम विक्रमादित्य कब हुए थे? शक के समय पर, जब शकों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उनका सामना करने वाले जो सम्राट हुए थे, उज्जैन के सम्राट हुए थे, उन्होंने शकों को पराजित किया था 58 ईसा पूर्व में। तो वो पहले विक्रमादित्य थे। उसके बाद जो है 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम शुरू कराया था। स्वर्ण सिक्के इसके समय पर दोबारा शुरू हुए थे।
कलचुरी वंश के सबसे महान शासक हुए थे कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और इनके समय पर राजशेखर एक कवि हुए थे जो कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। तो इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ कहां पर है? राजस्थान में। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। अपने विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। और कहां पर कराया था? चित्तौड़ में। तो इंपोर्टेंट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। और कहां पर कराया था? चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध, ये इंपोर्टेंट है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों ये सब थे राजपूतों के राजवंश, जो हमने कुछ प्रमुख राजवंशों को कवर किया है। एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक रहा था। और इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। उसके बाद हमने पढ़ा था राठौड़ राजवंश के बारे में, जिसके संस्थापक रहे थे चंद्रदेव। और राठौड़ राजवंश के ही एक शासक थे जयचंद, जिसकी पुत्री थी संयोगिता। उसको पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था और उनके साथ शादी की थी। और चंदावर युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। उसके बाद चौहान वंश के बारे में पढ़ा था, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। और इसके संस्थापक रहे हैं वासुदेव। चौहान वंश के जो प्रमुख सम्राट हुए थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उसके समय पर एक चंद्रवरदायी कवि थे जो उसके दरबार में रहते थे, और उन्होंने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसमें हमने किसकी जीवनी मिलती है? पृथ्वीराज चौहान की। उत्तरायण के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। फिर हमने परमार वंश के बारे में पढ़ा था। परमार वंश के संस्थापक रहे थे उपेंद्र राज। और परमार वंश में ही एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा भोज। फिर चंदेल वंश के बारे में पढ़ा था। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। सोलंकी वंश उसके बाद हमने कवर किया था, जिसके संस्थापक रहे थे मूलराज प्रथम। फिर हमने कलचुरी चेदिया वंश के बारे में पढ़ा था। कलचुरी वंश के संस्थापक रहे थे कोकल। और लास्ट में हमने कवर किया सिसोदिया वंश के बारे में, जो अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। उनके समय पर ही विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था और राणा कुंभा ने चित्तौड़ में इस स्तंभ का निर्माण कराया था। तो दोस्तों अब तक हमने कवर कर लिया प्राचीन कालीन भारत के बारे में। हम जब नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे उसमें हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों आज की वीडियो यही पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।